गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग जो डीकोलोनाइजेशन और कोल्ड वॉर है इसका सेकंड पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था इंडोनेशिया का डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ था। अब इसके बाद हम लोग जो अफ्रीका बच गया है उसका डीकोलोनाइजेशन देखेंगे और फिर कोल्ड वॉर भी क्या था, कोल्ड वॉर में क्या हुआ था उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जान लिया है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद में दो सुपर पावर बनकर सामने आए थे जिसको हम लोग यूएसए और यूएसएसआर के रूप में जानते हैं। और इनकी दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। यूएसए जो है कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। तो अब क्या हुआ, वर्ल्ड जो है वो दो ग्रुप्स में बटने को तैयार हो गया था। तो एक्चुअल में हमको पढ़ना है अभी नॉन अलाइन मूवमेंट। ये एक आप लोगों का टॉपिक है, नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है। तो इसको समझने से पहले हमको नाटो क्या था और नाटो क्या है और डब्ल्यूटीओ क्या है ये समझना पड़ेगा। तो वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने के बाद में बहुत सारे कंट्रीज़ ने अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो गए और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल हो गए जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। तो नाटो क्या है, आप लोगों ने अभी रसिया और यूक्रेन का लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में सुना होगा कि युद्ध चल रहा था रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो उस समय आप लोगों ने नाटो का नाम बहुत सुना होगा। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है उसके नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है, ये 30 कंट्रीज का ग्रुप है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में। वर्ल्ड वॉर टू 1945 में ख़त्म हो गया। उसके बाद में जो 30 जो कंट्रीज़ हैं जो कहाँ पर रहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रहते हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ इस ग्रुप में शामिल हैं। तो अब ये क्या था, ये क्यों बनाया गया था, तो ये यूएसएसआर के अगेंस्ट में बनाया गया था। इसका मतलब ऐसे था, जो सीक्रेट ट्रीटीज जैसे हम लोगों ने देखा था वैसे ही क्या है, नाटो के किसी भी एक कंट्री के ऊपर में अगर अटैक होता है, अगर एक कंट्री के ऊपर में अटैक होता है तो बाकी 30 कंट्रीज इसके सपोर्ट में आ जाएंगे अगर कोई दूसरा देश इसके ऊपर अटैक करता है तो। और इसी के कारण जो अमेरिका है वो यूक्रेन का साथ नहीं दे पा रहा है। अभी जो आप लोग सुनते होंगे ना, तो यूक्रेन का साथ इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है और रसिया जो है यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन शामिल हो गया नाटो में तो इसकी रक्षा के लिए कौन आ जाएगा, अमेरिका और जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो नाटो में हैं उन लोग आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम यहीं पर है। उसके बाद इसको देखते हुए जैसे नाटो ने देख लिया तो यूएसएसआर ने भी अपना ग्रुप बना लिया जो कम्युनिज्म को मानते थे वैसे कंट्रीज का। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया डब्ल्यूटीओ। ये डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आप लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में पढ़ा था। ये क्या है, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सा क्या है, वार्सा पोलैंड की कैपिटल है। पोलैंड आप लोगों को सेकंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी के जस्ट साइड में कंट्री है बताए थे पोलैंड, उसकी कैपिटल है वार्सा। तो वार्सा में बैठकर इन लोगों ने क्या किया था, एक ट्रीटी किया था और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो नाटो के अगेंस्ट में बनाया गया था। अब ये कब बनाया गया था, तो नाटो जो है वो 1949 में बनाया गया और डब्ल्यूटीओ जो है 1955 में बनाया गया। तो ये नाटो के अगेंस्ट में बनाया गया था। अब देखो यहाँ पर दो ग्रुप बन गए, एक हो गया नाटो और एक हो गया डब्ल्यूटीओ। तो बाकी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जैसे इंडिया हो गया, वो ना तो नाटो में जाना चाहता था, वो ना तो डब्ल्यूटीओ में ही जाना चाहता था। तो अगर नाटो में चले जाता तो क्या हो जाता, वो यूएसएसआर के अगेंस्ट हो जाता। अगर डब्ल्यूटीओ में चला गया मान के चलो तो यो यूएसए से पंगा ले लेता, यूएसए के अगेंस्ट में चले जाता। तो इंडिया और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम लोग इन दोनों ग्रुप में ही नहीं जाते हैं, हम लोग एक अलग ही अपने ग्रुप में चले जाते हैं। अरे जैसे क्या होता है कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गया तो कुछ लोग इसके साथ में हैं, कुछ लोग इसके साथ हो गए, और कुछ लोग रहते हैं ना तो वो इधर जाना चाहते हैं ना वो इधर जाना चाहते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उनका एक अलग ही ग्रुप बन जाता है, बस ऐसे ही। तो इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। यानी कि गुट मतलब ग्रुप है ना, अलाइन मतलब अलाइनमेंट मतलब होता है ग्रुप। तो नॉन अलाइनमेंट यानी कि किसी भी ग्रुप में नहीं गए, तो
उनके लिए क्या किया गया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया या एक अलग ही ग्रुप बन गया, उसी को बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट ये 1955 में ये स्टार्ट हुआ और मेनली जो नए नए कंट्री इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय, जैसे इंडिया हो गया, अभी आगे देखेंगे 29 कंट्रीज थे जिन लोगों ने क्या किया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे, तो यहाँ पर 5-6 नाम आप लोगों को याद रखना है। तो इधर कंट्रीज हैं और इधर उनके लीडर्स का नाम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इंडिया से कौन थे उस समय प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंडोनेशिया सुकर्णो के बारे में आप लोगों को बता ही दिए हैं। इजिप्ट गमाल अब्देल नसीर, तो इजिप्ट से नसीर थे। घाना से कौन थे, क्वामे नक्रुमा, है ना, एनक्रुमा, इसको खुरमा करके याद रखने करके बताए थे। खुरमा इतना कठोर बना दी है मम्मी की, क्या हो गया, घन से मारने पर भी नहीं टूट रहा है, तो घन, घाना और खुरमा। फिर यूगोस्लाविया मार्शल टीटो, है ना, तो टीटो थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है, तो यूगोस्लाविया के लीडर कौन थे, टीटो। तो ये जो 5 कंट्रीज थे ये फाउंडिंग मेंबर थे, किसके नाम के, नाम ये क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका नाम ही नाम है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट इसका फुल फॉर्म है। 1955 में इसका फर्स्ट मीटिंग होता है। फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर होता है, बांडुंग में, है ना, हाँ, पांडुरंगा टाइप से कुछ नाम है। बांडुंग ये क्या है, बांडुंग एक इंडोनेशिया की एक शहर है, एक सिटी है, जैसे मुंबई चेन्नई अपने यहाँ पर सिटी है, वैसे ही बांडुंग एक शहर है इंडोनेशिया का, वहां पर इनके बीच में क्या होता है, इसको बनाया जाता है फर्स्ट मीटिंग नॉन अलाइंड मूवमेंट का 1955, ये ईयर भी ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर होता है बांडुंग में, और इसी को बांडुंग कॉन्फ्रेंस बोला गया था। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं, तो आप लोगों को नाम क्या था, नॉन अलाइंड मूवमेंट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डीकोलोनाइजेशन ऑफ वियतनाम, और फिर देखेंगे अफ्रीका के बारे में। तो वियतनाम कहाँ पर है कंट्री, देखो ये हो गया इंडिया, इंडिया से इधर जाएंगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट के साइड में, तो म्यांमार मिलेगा, लाओस, कंबोडिया, फिर आता है हमारा वियतनाम। वियतनाम ये चाइना से लगा हुआ है, और ऊपर इधर यूएसएसआर आता है हमारा। तो अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है, हनोई इसकी कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर बहुत फेमस सिटी है हो ची मिन्ह सिटी। हो ची मिन्ह ये यहाँ के एक लीडर थे, है ना, चिन मिन चान चून चाय वाला, चाइनीज टाइप से नाम है, हो ची मिन्ह। अब ये क्या है, जैसे इंडिया या इंडोनेशिया डच की कॉलोनी थी, वैसे वियतनाम फ्रांस की कॉलोनी थी, ये ध्यान रखना है, फ्रांस की कॉलोनी थी। ज़्यादातर हम लोग ब्रिटेन या फिर और दूसरे कंट्री टिक कर देते हैं, तो ये फ्रांस की कॉलोनी थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही खराब था, मतलब कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, लोगों को ज़्यादातर फोर्स लेबर के रूप में काम कराया जाता था फ्रेंच पीपल के द्वारा, उनको ज़बरदस्ती जो है फील्ड में या फिर लेबर की तरह काम कराया जाता था, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, और यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं किए जा रहे थे। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1945 के पहले यहाँ पर जापान ने अटैक कर दिया, इधर से बताए थे, ये देखो मैप में, इधर जापान ने चाइना पे अटैक कर लिया था, फिर पूरा ये इधर पूरा कंट्रोल करते करते इंडिया तक पहुंच गया था जापान, तो वियतनाम भी जापान के कंट्रोल में रहा। फिर 1945 में क्या हुआ, दिवाली के बम की तरह अमेरिका ने 2 बम फोड़ दिया, किसके ऊपर में, जापान के ऊपर में, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो फिर क्या हुआ, जापान भागकर अपने वापस घर चले गया। तो फ्रांस फिर चाहता था कि क्या करें, फिर से इस पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर ले वियतनाम पर, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लीडर निकल के आए, हो ची मिन, अभी जैसे आप लोगों को बताया, हो ची मिन करके एक लीडर थे, और दूसरे एक सेनापति थे जो कि मिलिट्री लीडर थे, जनरल जियाप करके। तो ये दोनों लीडर थे जिन लोगों ने क्या किया, फ्रेंच आर्मी से युद्ध किया, और फ्रेंच जो आर्मी थी उसको क्या कर दिया, हरा दिया। तो फ्रेंच पीपल अब क्या हो गए, शर्म के मारे हार कर अपने देश वापिस चले गए। तो इनको तो यहाँ पर आज़ादी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन सबके बीच में टांग लड़ाने वाला कौन बैठा था अभी, यहाँ पर अमेरिका। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन वगैरह होता है, वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है, कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसकी सरकार आ जाती है, और मेनली ये कहाँ पर रहती है, नॉर्थ वियतनाम में रहती है। तो नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी, अब कम्युनिज्म को कौन फॉलो करता है, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जो है वो नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट करता है। अब यूएसए नहीं चाहता है कि कम्युनिज्म दूसरे देशों में फैले, क्योंकि ये कम्युनिज्म के खिलाफ था, कैपिटलिज्म को मानता था, पैसे वालों को सपोर्ट करता था। तो यूएसए ने क्या किया, साउथ वियतनाम को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और यूएसए ने नॉर्थ वियतनाम पर क्या किया, बहुत सारे अटैक किए, बहुत सारे केमिकल वेपन्स का, बहुत सारे हथियारों का प्रयोग किया, बहुत सारे बम वगैरह गिराए,
और उसी में एक केमिकल वेपन का नाम था एजेंट ऑरेंज। अब ये एजेंट ऑरेंज क्या होता है, ये एक प्रकार का केमिकल होता है जिसको अगर किसी भी जगह में गिरा दिया जाए, मान के चलो इस जगह में गिरा दिया जाए, तो यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं ये पूरे नष्ट हो जाते हैं और ये फिर से पेड़ पौधे कभी यहाँ पर नहीं उगेंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक केमिकल था। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो वियतनाम है, ये वियतनाम यहाँ पर ये पूरा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है और इन लोग गुरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल करते थे, मतलब छुप छुप के लड़ाई करते थे। तो इन यूएसए को ऊपर से पता नहीं चलता था कि कहाँ पर छुपे हैं और ट्रेंच बना के गड्ढे बना के रहते थे। तो ये सब फिर क्या किया, अमेरिका ने बुरी तरीके से उन लोगों को टॉर्चर किया, बहुत सारे आम नागरिकों को मारा, बहुत सारे सिविलियंस को मारा। तो अब ये सब चीज़ जो है टीवी और रेडियो में क्या हो रहा था, ये सब देख रहे थे कहाँ के, अमेरिका के लोग। अब अमेरिका के ही लोग ने क्या कर दिया, अमेरिका का विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि आप जो है युद्ध करने गए हैं, वहाँ के आम लोगों को मार रहे हैं, हमको उस कंट्री से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमको वहाँ पर युद्ध नहीं करना चाहिए। और अमेरिका के गवर्नमेंट का ही विरोध होने लग गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, जो वहाँ के उस समय प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उसने क्या किया, इस युद्ध से विथड्रॉ कर लिया अपने देश में विरोध को देखते हुए। और वियतनाम जो है फाइनली क्या हो गया, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम एक हो गया और ये 1975 में क्या हो जाता है, अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, एक हो जाता है नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन। अब अफ्रीका के बारे में आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका को बहुत सारे ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, जर्मनी, इटली ने क्या कर लिया था, पूरा कैप्चर कर लिया था, बांट लिया था, है ना। अमेरिका को केक की तरह, अफ्रीका को केक की तरह अलग अलग पीसेस में बांट दिया था। ये क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, अफ्रीका में भी वही समस्या, ज़्यादातर लोग जो है ट्राइबल पीपल्स थे। ट्राइबल पीपल मतलब जनजाति लोग, पूरा जंगल था, है ना, कोई डेवलपमेंट नहीं था, एजुकेशन नहीं था, लोग वर्कर थे, है ना, लेबर की तरह काम करते थे। और क्या हो गया, या तो फैक्ट्री वर्कर्स थे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये सब कॉलोनियल रूल के खिलाफ में प्रोटेस्ट किया और इनको कोई भी राइट्स नहीं थे, कोई भी अधिकार नहीं थे। तो सबसे ज़्यादा और सब मेन जो यहाँ का प्रॉब्लम था अफ्रीका का, वो क्या था, अपार्थाइड, रंग भेद, या हम लोग बोल सकते हैं रेसिज्म, नस्ल भेद। जो यहाँ पर ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपार्थाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन दिक्कत यही था, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में, और इनको कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते थे। इनके लिए अलग से स्कूल अलग होते थे, हॉस्पिटल तो बहुत मुश्किल से होते थे, लेकिन बहुत एक दो कम कम ही रहते थे, सेपरेट बनाया जाता था। पीने वगैरह का पानी, नल वगैरह भी बहुत ही अलग होता था। तो ये सब को देखते हुए यहाँ पर एक लीडर हुए नेल्सन मंडेला, जिन्होंने क्या किया, बहुत अपने लाइफ का 27 ईयर्स इन्होंने क्या कर दिया, अपने लाइफ को डेडिकेट कर दिया। देखिए ये पूरा क्या है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इसका जो सबसे जो लास्ट में है, जो नीचे में जो कंट्री है, इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाए गए थे नेल्सन मंडेला 1994 में। उसके बाद तो ये क्या था, अफ्रीका का जनरल प्रॉब्लम था, जो अपार्थाइड हम लोग बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल्स। अब इसी में एक कंट्री आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया ये ब्रिटेन के अंडर में था, यूके ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में था। अब ये नाइजीरिया कहाँ है, तो यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पर कुछ एक कंट्री है नाइजीरिया करके। अब नाइजीरिया कंट्री के बारे में आप लोग कैसे, यहाँ पर अभी भी इतना ज़्यादा गरीबी है, इतनी ज़्यादा भूखमरी है, लेकिन और लोग अनएजुकेटेड हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर। लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका, इतना बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, इसका सबसे लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर रहती है अफ्रीका में। क्यों, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, लोग बच्चे तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनको पालेंगे कैसे, उनके खान पान, एजुकेशन का ध्यान कैसे रखेंगे, ये उनको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, पाम ऑयल कंट्री भी बोलते हैं। पाम ऑयल क्या होता है बताए थे, ये छीन जैसा आप लोग देखते हैं वैसे ही इसका पेड़ रहता है ना, तो इस टाइप से ये पेड़ रहता है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये पाम का ट्री रहता है। तो इसके ये नाइजर रिवर जाती है, इसके आसपास पूरा पाम का ट्री है, इसीलिए इसको पाम ऑयल कंट्री भी बोला जाता है। अब यहाँ पर भी मेनली ट्राइबल पीपल्स ही रहते हैं। 3 मेजर ट्राइब हैं, एक हौसा फुलानी ट्राइब, एक है ईबो ट्राइब और एक है योरूबा ट्राइब, है ना। तो ये 3 यहाँ पर ट्राइबल, 3 मेन ट्राइब रहते हैं। और यहाँ पर जो जिस पार्टी ने यहाँ पर क्या किया, फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किया, उस पार्टी का नाम था नाइजीरियन डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेसी के लिए था। तो आप लोग सिंपली याद रख सकते हैं नाइजीरिया से नाइजीरियन डेमोक्रेटिक पार्टी।
और इस पार्टी के जो लीडर थे, क्या नाम था उनका, नमांडी अजीकिवे। नामांडी अजीकिवे ये नाइजीरियन जो मूवमेंट था उसके लीडर थे। और इसी को क्या है, 1963 में जब नाइजीरिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो इसको फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, किनको, नमांडी अजीकिवे को। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी आ तो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। बताए हैं ये स्टेबल नहीं रहता है, तो यहाँ पर फिर से जो मिलिट्री है, और अभी भी ये सब होते रहता है, मिलिट्री जो है यहाँ पर कंट्रोल में ले लेती है, मिलिट्री रूल आ जाता है नाइजीरिया में। फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो आ जाता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर, इसका टाइम आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्चुअल में कोल्ड वॉर, जिसको हम लोग शीत युद्ध भी बोलते हैं, जो कि 1945 यानी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था उसके बाद में क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था और ये 1991 तक चला था और 1992 में जाकर ये खत्म हो गया था। एक्चुअल में कोल्ड वॉर मतलब ये ठंडे सीजन में या फिर शीत के समय में चला था, या बर्फ में, ऐसा कुछ युद्ध नहीं हुआ था। ये क्या था, ये एक्चुअल में आइडियोलॉजिकल वार था। आइडियोलॉजिकल या फिर प्रॉक्सी वार इसको हम लोग बोल सकते हैं। किसके किसके बीच में, तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये प्रॉक्सी वार था। अब प्रॉक्सी वार मतलब क्या होता है, प्रॉक्सी वार मतलब यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्ट खुद नहीं लड़ते थे इस युद्ध में। ये क्या करते थे, दूसरे देशों को क्या करते थे, लड़ाया करते थे। यानी कि लड़ाई तो इन्हीं के बीच में थी, यूएसएस और यूएसएसआर, लेकिन वो क्या करते थे, जैसे साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को लड़ा दिए। नॉर्थ कोरिया जानते हैं ना, किम जोंग उन वाला। साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम को लड़ा दिए। इंडिया और पाकिस्तान को लड़ा दिए। तो पाकिस्तान को यूएसए सपोर्ट करता था और यूएसएसआर जो है इंडिया को सपोर्ट करता था। तो ये क्या हो गया, ऐसे अलग अलग, यानी कि ये डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ते थे। या जो कम्युनिज्म है और कैपिटलिज्म के बीच की जो लड़ाई है, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था अमेरिका, मल्टी पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करता था। वहीं पर जो यूएसएसआर है ये वर्कर्स के या पीजेंट्स के रूल को सपोर्ट करता था। सिंगल पार्टी होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी होना चाहिए, इस चीज़ को सपोर्ट करता था। अब यूएसएसआर जो है एक बात से खफा था अमेरिका से, किसने क्या कर दिया था, जापान पर बम गिरा दिया था, वो भी न्यूक्लियर बम। तो न्यूक्लियर बम बना लिया किसने, अमेरिका ने, और बताया नहीं किसको, यूएसएसआर को। तो ये खफा हो गया किससे, यूएसए से, कि तुमने अकेले अकेले बम बना लिया, बम फोड़ दिया, दिवाली मना लिया और हमको बताया भी नहीं। तो इसने क्या किया, यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर बम बनाना स्टार्ट किया। तो अब लोग जो है, लोग डरने लग गए कि सब जो है न्यूक्लियर बम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में तो क्या हो जाएगा, और अगर एक भी बार वार हुआ तो क्या हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, वर्ल्ड पीस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो वर्ल्ड पीस मूवमेंट क्या था, यानी कि वर्ल्ड में शांति लाने के लिए मूवमेंट, यानी कि आंदोलन, कि न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म किया जाए और ऐसे वेपन यानी कि हथियार तैयार नहीं किए जाएं। और इसी के लिए क्या हुआ, फिर एक बैठक हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, एक एग्रीमेंट हुआ। सॉल्ट क्या था, सॉल्ट यानी कि नमक नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, यानी कि बातचीत किया गया। स्ट्रेटेजिक मतलब जितने भी आर्म थे उनको लिमिट करना, मतलब उन हथियारों को बनाने के लिए, बनाने से रोकना, या तो फिर उसका क्या कर देना, जो है उसको ख़त्म करना। तो यूएसए और यूएसएसआर ने क्या किया, समझौता कर लिया, ट्रीटी कर लिया 1991 में। 1991 में समझौता कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसआर्नामेंटिटी। आर्नामेंट मतलब हथियार, डिसआर्नामेंट मतलब उन हथियारों को ख़त्म करना या उसको रोकना। तो उसी के लिए ट्रीटी या समझौता किया गया था। अब लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 के टाइम में यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कौन थे, तो उस समय थे मिखाइल गोर्बाचेव, और यूएसए के प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन। इन दोनों के बीच में क्या होता है, समझौता होता है, और फिर क्या हो गया, इसके बाद में ही कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद में 1991 में क्या होता है, 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। और जो यूएसएसआर जो कि बहुत बड़ा हुआ करता था, उसके बाद भी रसिया सबसे बड़ा कंट्री बनता है। रसिया सबसे बड़ा कंट्री था, और बाकी 15 कंट्रीज में क्या हो गया, यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया। यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताया था आप लोगों को, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको सोवियत रसिया भी बोल दिया जाता था शॉर्ट में। तो अब रसिया सबसे बड़ा कंट्री बच गया। उसके बाद और भी कंट्री, जैसे यूक्रेन का नाम आप लोग सुनते हैं,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया, ऐसे अलग अलग 15 कंट्रीज में क्या हो गया, यूएसएसआर टूट गया। और इसी के बाद से फिर क्या हो गया, जो कोल्ड वार है ये समाप्त हो जाता है। तो ये जो चैप्टर था यहाँ पर कंप्लीट होता है, डीकोलोनाइजेशन या एंड ऑफ कोलोनिज्म एंड कोल्ड वार। ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, आप लोगों को इसमें इतना टाइम नहीं देना है। जो जो इम्पोर्टेंट है हम जो बताए हैं उसको आप लोग अच्छे से उसको लर्न कर लीजिएगा। बाकी इन डेप्थ में और उतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।